वेलकम बैक टू द चैनल। आपने पिछले वीडियो को देख लिया होगा और ये भी समझ लिया होगा कि हम किस चैप्टर को शुरू कर चुके हैं। हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू कर लिया था, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। और आज हम उसके फर्दर आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे और क्या देखेंगे, डेफिनेशंस को देखने के बाद हम देखेंगे कि सिनेप्स क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होती है, और कैसे जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरे जगह कैसे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है। तो हम आज के लेक्चर में इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आराम से लेक्चर देखिए, उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स के डेफिनेशन लिख लें, ताकि अगर कोई आपसे एग्जाम में पूछे तो आप डेफिनेशन ही बोलेंगे। डेफिनेशन के अलावा आप क्या बोल सकते हैं। एक और बात, मैं एक बिहार बोर्ड का विद्यार्थी रहा हूं, तो मेरे लिए जब भी मैं पेपर देखता हूं तो पेपर में, अच्छा ये पिछले लेक्चर का, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं लिखने के लिए क्योंकि ये पिछले लेक्चर का था। एक ये बात मुझे हमेशा परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में उत्तर दें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। इसका मतलब ये होता है कि आप जितना अधिक हो सकता है अपने आपने जो समझा है उसको लिखने का कोशिश कीजिए, ना कि रट कर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डेफिनेशन मैं लिखने वाला हूँ वो समझ कर मैंने अपने आप बनाया है। बहुत बुक से बहुत कम मिलेगी। टर्म्स तो बुक से नहीं लेना पड़ेगा, जो भी टर्म्स है उनको तो बुक से ही लेना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपने उस कॉन्सेप्ट को अपने से समझ नहीं लिया है तब तक उसको याद मत कीजिए। अगर वो याद हो भी जाए तो उसका कोई मतलब या मायने नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है, आप जितना ग्रैस्प कर पा रहे हैं, जितना समझ पा रहे हैं, उसको अपने से लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि परीक्षार्थी जो परीक्षा देने वाला है यथासंभव यानी कि अपने संभव जितना संभव हो सकता है, जितना संभव हो सकता है अपने शब्द में, अपने शब्द यानी कि खुद से उत्तर देना है, ना कि रट कर उत्तर देना है। समझ गए। तो मैं ये बोलना चाहता था। अब हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस को। क्या देखेंगे? डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस को देखने से पहले मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं। मार्कर में इंक नहीं है। तब तक आप ये बताइए कि आपको लेक्चर पिछले वाला कैसा लगा, या आपने लेक्चर देखा भी है या नहीं देखा है, या सीधा लेक्चर 2 पे आ गए हैं आप। मार्कर में इंक डाल लूं। चलिए, जैसे पहला टर्म है स्टिमुलाई और स्टिमुलस। क्या हुआ, ये वीडियो पॉज कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और पहला डेफिनेशन लिखिए, सिनेप्स, सॉरी स्टिमुलाई, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स स्टिमुलस या स्टिमुलाई। देखिए स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस का मतलब यह है कि बाहर कुछ भी ऐसा चेंज जो सेल के द्वारा रिसीव किया जाता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। बाहर बाहर सेल्स के बाहर, कोशिकाओं के बाहर कोई भी चेंज, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल के बाहर कुछ भी अगर चेंज हो रहा है जो सेल के द्वारा रिसीव किया जा रहा है, जो सेल्स के द्वारा सेल्स में कुछ ना कुछ रिएक्शन करा रही है, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। व्हाट इज स्टिमुलस? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज, एनी चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कैन क्रिएट अ रिस्पॉन्स इन सेल, सेल में एक प्रकार का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। तो देखिए, मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए ये सेल है। ठीक है, सेल है। सेल पर मैंने किसी भी चीज से प्रेशर डाला। यहां पे स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस, स्टिमुलस, स्टिमुलस। ठीक है, हमने इस सेल पर प्रेशर डाला। क्या डाला? प्रेशर, प्रेशर।
तो प्रेशर के कारण इस सेल में जो कुछ भी उत्पन्न होगा, यानी कि इसको प्रेशर डालने के कारण, सेल्स पे प्रेशर डालने के कारण सेल में कुछ रेस्पॉन्स जनरेट होगा। क्या होगा? रेस्पॉन्स। यानी कि बाहर से कुछ किया जा रहा है और ये जो सेल में किया जा रहा है वो सेल्स के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस। इसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल के बाहर कुछ भी ऐसा किया जाए जो सेल में जाकर रिस्पॉन्स क्रिएट कर दे, किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स। मान लीजिए मैंने इस पे प्रेशर डाला और प्रेशर डालने से ये जो सेल है सिकुड़ गई, मान लीजिए रिस्पॉन्स, मान लीजिए श्रिंक। हमने इस पे प्रेशर डाला और इस प्रेशर के रेस्पॉन्स में सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई। मान लेते हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने इस पे प्रेशर डाला, ये एक सेल है और सेल में ऐसी कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई जिसके कारण सेल सिकुड़ गई, जिसके कारण सेल क्या हो गई? सिकुड़ गई। तो एक्सटर्नल चेंज, कोई भी एक्सटर्नल चेंज जो सेल में रेस्पॉन्स क्रिएट करा रहा है, इसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो प्रेशर यहां पे क्या है? प्रेशर एक प्रकार का स्टिमुलस है जो बाहर से सेल के द्वारा सेंस किया जाता है और इनको सेंस करने के बाद सेल उसके अनुसार क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है। तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पे स्टिमुलस बहुत से प्रकार के होते हैं। स्मेल भी स्टिमुलस है, मान लीजिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको भूख लगी है, लेकिन कुछ भी ऐसा स्मेल आ रहा है जो आपको बहुत खाने की ऐसी खुशबू आ रही है जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं इस चीज को खा लूं, तो ये भी एक प्रकार का रेस्पॉन्स है जो किसके प्रति हो रहा है? जो स्मेल के प्रति हो रहा है। तो स्मेल भी क्या है? स्मेल भी एक प्रकार का स्टिमुलस है। उसी प्रकार से टच, पेन, किसी भी प्रकार का बाहर एक्सटर्नल जो भी है उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। तो आप समझ गए होंगे कि स्टिमुलस का क्या मतलब होता है। डेफिनेशन लिख दूं? ठीक है, लिख देता हूं। एनी चेंज इन एक्सटर्नल, अच्छा यहां पे एक्सटर्नल किससे मतलब है? सेल्स से। एक्सटर्नल ENV, environment, ENV मतलब environment, any external change in environment that can any change in external environment that can evoke बहुत ज्यादा भास्ट हो जाएगा, that can start a response in cell, is called stimulus, तो स्टिमुलस का मतलब आप समझ गए होंगे कि स्टिमुलस क्या होता है। देखिए ये रहा सेल, ठीक है। हमने सेल पर कुछ भी किया, एक स्टिमुलस डाल दिया है। क्या किया? स्टिमुलस। और इस स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में क्या हुआ? रेस्पॉन्स में ये जो सेल है श्रिंक कर गई। मान लीजिए रेस्पॉन्स क्या हुआ? श्रिंकिंग। तो सेल कैसी हो जाएगी? छोटी। सेल क्या हो गई? छोटी। ऐसा बना लेते हैं, सेल कैसी हो गई? छोटी हो गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या करता है? सेल के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट करता है, सेल के अंदर कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट कर सकता है। मान लीजिए कोई स्टिमुलाई है बाहर, लेकिन वो सेल में किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है। बाहर तो कुछ भी हो रहा है, बाहर हवाएं चल रही है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन वो किसी सेल में अगर रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर रहा है तो हम उसको स्टिमुलस नहीं मानेंगे। बाहर लाख कोई घटना हो रही है, लेकिन अगर वो किसी सेल में रेस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकती है या नहीं कर पा रही है, हो सकता है कि सेल उसके कांटेक्ट में नहीं हो, अगर इस कारण भी नहीं कर पा रही है, तो उसको हम रेस्पॉन्स क्या स्टिमुलस नहीं मानेंगे। स्टिमुलस उसी को मानेंगे जो सेल के भीतर क्या करा दे? किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया मतलब आप मेरे पे कोई क्रिया कर रहे हैं और मैं उसके प्रति क्रिया कर रहा हूं, उसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। समझ गए? स्टिमुलस समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या रिसेप्टर्स क्या होते हैं। देखिए यहीं पे रिसेप्टर समझा देता हूं। मान लीजिए ये जो स्टिमुलस आ रहा है, तो ये जो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, इन्हीं को रिसेप्टर्स बोलते हैं।
इन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। माने कि ये जो सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर को क्या लिखेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर सरफेस फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ खास प्रकार की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं दैट कैन रिसीव एनी स्टिमुलस इज कॉल्ड रिसेप्टर। अभी मैं लिखा दे रहा हूं, देखिए ये स्टिमुलस आ रहा है, इस स्टिमुलस को ये ग्रहण करेगा और बाद में उसका सिग्नल कहां भेजेगा, सेल के अंदर, और सेल उसके कारण सिकुड़ गई। तो ये जो स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, इसी को बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी कि क्या, ग्रहण करने वाला, ग्राहक। रिसेप्टर यानी कि ग्राहक, रिसेप्टर यानी कि ग्राहक ग्रहण कर रहा है। किस चीज को ग्रहण कर रहा है, स्टिमुलस को। किस चीज को ग्रहण कर रहा है, स्टिमुलस को। स्टिमुलस को ग्रहण करेगा और जिसके कारण सेल में रिस्पॉन्स जनरेट हो रही है। समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है डेफिनेशन वाइज। रिसेप्टर्स, देखिए ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा चैप्टर है, ठीक है। रिसेप्टर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स which are present in plasma membrane of cells can receive stimulus is called receptors। तो आप रिसेप्टर्स का मतलब ही समझ गए। सेल है, मान लीजिए कोई सेल है और इस सेल पर इस प्रकार का कोई रिसेप्टर लगा हुआ है, और मान लीजिए ये सोडियम का रिसेप्टर है। किसका रिसेप्टर है, सोडियम का। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है, एक मेटल है। मेटल है, क्या है, मेटल है। तो हमारे बॉडी में तो मेटल है, होता ही है, क्योंकि हम क्या खाते हैं, हम नमक खाते हैं और नमक से सोडियम आता है। मान लीजिए ये किसका रिसेप्टर है, सोडियम का। तो सोडियम इससे आएगा और इससे जुड़ जाएगा, सोडियम इससे आएगा और इससे जुड़ जाएगा। इसी को रिसेप्टर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। और रिसेप्टर जुड़ने के बाद अगर सेल में जिस प्रकार की भी क्रिया करनी है, उसके बाद सेल में क्रिया होने लगेगी, जिसको रिस्पॉन्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। जिसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। अब ये तो बाद का बात है कि इस सोडियम के आने के कारण इस सेल में कैसी चेंज आएगी, वो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप जब क्लास 11th में आएंगे तो आप देखें, आप पढ़ेंगे कि मसल कैसे बड़ी होती है, कैसे छोटी होती है। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक किसका इंपल्सेस का, कैसे इंपल्स एक जगह से दूसरी जगह एक्सॉन में कैसे मूव करती है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और मसल का शॉर्टनिंग एंड उसका रिलैक्सेशन और उसका कॉन्ट्रेक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि मान लीजिए ये सोडियम का रिसेप्टर है, सोडियम इससे आके जुड़ेगा, सोडियम इससे आके जुड़ेगा। अच्छा, सोडियम क्या हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स, यानी कि सोडियम का आना एक प्रकार का स्टिमुलस हो गया। यहाँ पे स्टिमुलस क्या होगा, यहाँ पे स्टिमुलस होगा सोडियम का आना। सोडियम का आना एक प्रकार का स्टिमुलस होगा, स्टिमुलस बाहर से आ रहा है, सोडियम का आना एक प्रकार का स्टिमुलस होगा। उस स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा, रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर। और रिसेप्टर क्या करता है, रिसीव करता है, और जिसके कारण सेल में किसी भी प्रकार की चेंज होगी। चेंज किस प्रकार की होगी अभी हमको जानना नहीं है, किसी भी प्रकार की चेंज हो सकती है। यहाँ पे सोडियम का आना एक प्रकार का क्या है, स्टिमुलस है। ये रिसेप्टर है जो कहां पे मौजूद है, जो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है, और जो किसको ग्रहण कर रहा है, सोडियम को ग्रहण कर रहा है। जो किसको ग्रहण कर रहा है, सोडियम को। तो समझ गए होंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब हम अपने मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। देखिए अब हम इफेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। इफेक्टर्स मतलब क्या, इफेक्टर, मान लीजिए ये ब्रेन है, मान लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन।
और ब्रेन के पास कोई सिग्नल आया, सिग्नल, ठीक है, और ये ब्रेन के बाद, उसके बाद ब्रेन अपना कुछ खिचड़ी पकाएगा। ब्रेन या क्या बोल लीजिए इसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। यहां से कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और खिचड़ी पकाने के बाद, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के बाद ब्रेन इस सिग्नल को, मतलब दूसरे सिग्नल को, कि हमको क्या करना है, इसके प्रतिक्रिया में ब्रेन भेजेगा कि हमको इसके बाद करना क्या है। अच्छा, ब्रेन किसको किसको भेज सकता है? मसल्स को भेजेगा। किसको भेजेगा? मसल्स को। उसके बाद ग्लैंड्स को, मसल को भेजेगा, ग्लैंड्स को भेजेगा, बोन को भेजेगा, इन्हीं सब चीजों को भेजेगा, इन्हीं सब चीजों को भेजेगा। तो ये जो सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, इन्हीं को बोलते हैं इफेक्टर्स। जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है उनको क्या बोलते हैं? इफेक्टर्स। जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये अगर मान लीजिए मसल, आपने यहाँ पे शेर देख लिया, क्या देख लिया? शेर। आपने शेर देखा, देखने के बाद ये मैसेज कहां जाएगा? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास मैसेज जाएगा, बोलेगा भागो, मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, मसल्स बोन एक्टिवेट हो जाएंगे और भागने लगेगा, यानी कि इफेक्ट इस पे पड़ रहा है और इसके कारण ये क्या हो रहा है? भागने लग रहा है। मान लीजिए आपने शेर नहीं देखा, आपने देख लिया, दाल भात। दाल भात, क्या देख लिया? दाल भात। दाल भात देखा, और आपके ग्लैंड्स में से सिक्रीशन होने लगा, सिक्रीशन, इतना खतरनाक सिक्रीशन होने लगा कि आपका मुंह क्या हो गया? एकदम लार से भर चुका है कि हमको दाल भात खाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, और इफेक्ट क्या हो रहा है? जिस इफेक्ट के कारण ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है? लार को सिक्रीट कर रही है, जो कि हमारे जबड़े में मौजूद होती है। बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स? स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे जबड़े में मौजूद होती है, जबड़े में नहीं, उसके मांस में। तो इफेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि इफेक्टर्स का मतलब ब्रेन जब किसी चीज पर सिग्नल भेजे और वो कुछ काम कर रहा हो, वो क्या कर रहा हो? कुछ काम कर रहा हो, उसको बोलते हैं इफेक्टर्स। एनी काइंड ऑफ मसल, ग्लैंड्स, बोन which are under control of brain और central nervous system, which are under control of, किसके कंट्रोल में है? या तो ब्रेन के कंट्रोल में है, या नर्वस सिस्टम, या सीएनएस के। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आएगा? ब्रेन आएगा या स्पाइनल कोड आएगा, यही दो चीजें आएंगी। मैंने बोल दिया, पहले भी पढ़ा दिया है। तो ये क्या होगा? इनसे इनसे सिग्नल रिसीव होगा, मोटर। कौन सा सिग्नल? मोटर सिग्नल। मोटर सिग्नल इस पे इफेक्ट करेंगी, और इस पे इफेक्ट करने के बाद जो भी होगा, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं? इफेक्टर्स। तो आप समझ गए होंगे कि इफेक्टर्स क्या होता है। मैं मिटा दूं एनी मसल, ग्लैंड्स, बोन्स which receive motor signal from CNS is called effectors. यहां पे समझ लीजिए एक बार और। यहां से कोई आ रहा है सिग्नल आ रहा है, और आने वाले सिग्नल को, और यहाँ पे है अपना ब्रेन, यहाँ पे अपना क्या है? ब्रेन, और ये सिग्नल है जाने वाला, इसको बोलते हैं मोटर सिग्नल। कौन सा सिग्नल? मोटर सिग्नल। ये जो ब्रेन भेज रहा है, इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? मोटर सिग्नल। अब ये सिग्नल किसी के पास भी जा सकता है, ग्लैंड्स के पास जा सकता है, अभी मैंने बताया है, मसल्स के पास जा सकता है, बोन्स के पास जा सकता है, हमारे शरीर में किसी भी चीज के पास ये सिग्नल जा सकता है। तो ब्रेन के पास जो सिग्नल जा रहा है, मोटर सिग्नल, इस मोटर सिग्नल को रिसीव करना और इसके अनुरूप, यानी कि इसके अनुसार काम करने वाले सभी चीजों को क्या बोलते हैं? इफेक्टर्स बोलते हैं। इस मोटर सिग्नल के इफेक्ट में जो काम करते हैं उनको इफेक्टर्स बोलते हैं। ब्रेन से जो मोटर सिग्नल जा रहा है, अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी सिग्नल। सेंसरी यानी कि सेंस करना, महसूस करना, सिग्नल। यहां से कोई सेंसरी सिग्नल आ रहा है, किसके पास? ब्रेन के पास, और ब्रेन उसी के अनुसार मोटर सिग्नल भेज रहा है इन सभी के पास। तो इन सभी को इफेक्टर्स बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे? इफेक्टर्स।
समझ गए होंगे। एनी मसल बोन ग्लैंड्स विच रिसीव मोटर सिग्नल, विच रिसीव्स मोटर सिग्नल, देखिए रिसीव कर रही हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रही हैं मोटर सिग्नल फ्रॉम सीएनएस यानी कि ब्रेन से, इज कॉल्ड इफेक्टर्स, इज कॉल्ड इफेक्टर्स। अच्छा, इफेक्टर उसके बाद अपना अपना काम करेंगे, इफेक्टर डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्रेन सिग्नल, यानी कि ब्रेन जो सिग्नल भेज रहा है उसके अनुसार वे काम करेंगी। क्या काम करेंगी, कुछ भी हो सकता है, चलना, दौड़ना, बोलना। आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा और सवाल पूछने के बाद अगर मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, मोटर सिग्नल भेज रहा है कि सवाल का जवाब ये होगा, तो मेरा मुंह अपने आप उसको बोलेगा, मुंह अपने आप क्या करेगा, बोलना शुरू कर देगा। तो मुंह मेरा क्या होगा, मेरा मुंह एक इफेक्टर हो गया, मेरे मुंह के जो मसल्स हैं वो इफेक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से ब्रेन से यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर सिग्नल जा रहा है, उस मोटर सिग्नल को ग्रहण करना और उस मोटर सिग्नल के अनुसार अपना काम करना, और ये जो काम कर रहा है उसको इफेक्टर बोलते हैं, ये जो काम कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर। तो हमने देख लिया कि स्टिमुलस क्या होता है, स्टिमुलस के बाद और क्या क्या देख लिया, स्टिमुलस के बाद में हमने देखा कि रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर के बाद में हमने देखा इफेक्टर्स क्या होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रटा नहीं रहा हूं, यहाँ पे समझा रहा हूं, इसीलिए टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम समझ रहे हैं, हम सिर्फ रट नहीं रहे हैं। चलिए, आपने क्या समझ लिया। अब हम देख रहे हैं कि प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, प्रोपोगेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स, प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स। देखिए क्या होता है, जिन्होंने डायग्राम बना लिया उनको डायग्राम बनाने के दोबारा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये डेंड्राइट होती थी, डेंड्राइट, ये है सेल बॉडी, सेल बॉडी, सेल बॉडी के ये है न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे माइलिन शीथ होती थी, माइलिन शीथ, ऐसे माइलिन शीथ के ऊपर स्वान सेल होते थे। देखिए क्या होगा, तो हम इसको सीक्वेंस वाइज लिख लेते हैं कि आखिर नर्व इंपल्स कैसे जा रहा है। नर्व इंपल्स रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स, नर्व इंपल्स देखिए, नर्व इंपल्स सीक्वेंस वाइज कैसे जा रहा है, पहले डेंड्राइट्स के पास आएगा, किनके पास आएगा, डेंड्राइट्स, किनके पास आएगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होती हैं, डेंड्राइट्स सेल बॉडी से बाहर निकली हुई कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, उनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, लेक्चर मैंने पिछले में बता दिया, ठीक है। डेंड्राइट्स इसको कहां भेजेंगी, इसको भेजेंगी सेल बॉडी के पास, इसको कहां भेजेंगी, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी, सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन। साइटोन इसको कहां भेजेगा, साइटोन, साइटोन इसको फर्दर एक्सॉन में भेजेगा, कहां भेजेगा, एक्सॉन में। एक्सॉन से ये कहां मूव करेंगी, एक्सॉन से ये एक्सॉन टर्मिनल की ओर मूव करेंगी, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन से ये मूव करेंगी, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, ये जो छोटा सा फूला हुआ पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसके बाद ये कहां पहुंचेगा, साइनेप्टिक नॉब के पास, साइनेप्टिक नॉब। अच्छा, साइनेप्टिक नॉब के बाद अब देखिए इसके बाद कहां जाएगा, हो सकता है यहां पे एक मसल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मान लीजिए इधर से सिग्नल आ रहा है और सिग्नल एक मसल के पास जा रहा है, किसके पास, मसल के पास। या हो सकता है यहां पे कोई दूसरा न्यूरॉन हो, यहां पे कोई क्या हो, दूसरा न्यूरॉन हो, यहां पे कोई दूसरा न्यूरॉन हो। तो यहां पे दो प्रकार का, अच्छा यहां पे दो प्रकार का जुड़ाव हो रहा है, एक तो न्यूरॉन का मसल से, एक तो न्यूरॉन का मसल से, ये एक न्यूरॉन सेल है और ये मसल सेल, यानी कि न्यूरॉन का सिग्नल मसल्स में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि न्यूरॉन का ये जो न्यूरॉन है ये किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड हो, ये जो न्यूरॉन है ये किसी और न्यूरॉन से कनेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे दो प्रकार का सिनेप्स बन रहा है, एक सिनेप्स है जो न्यूरॉन और मसल्स के बीच में है, और एक सिनेप्स है जो न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में है। यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में भी सिनेप्स हो सकता है और मसल और न्यूरॉन के बीच में भी सिनेप्स। सिनेप्स मतलब क्या होता है, जब सिनेप्स मतलब क्या,
अच्छा सॉरी, सिनेप्स सिर्फ न्यूरॉन के लिए यूज किया जाता है, मसल्स के लिए उसको जंक्शन बोलते हैं, मसल्स के लिए उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि एक ओर से तो न्यूरॉन आ रहा है और दूसरी ओर क्या है, मसल्स है। एक ओर से न्यूरॉन जा रहा है और दूसरी ओर से क्या है, मसल्स है। तो इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। दूसरी बात, न्यूरॉन के केस में इसी चीज को हम सिनेप्स बोलते हैं। न्यूरॉन के केस में अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा, केमिकल के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है, सिनेप्स एक ऐसा जगह है जो एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में जाने में मदद करता है। सिनेप्स एक ऐसा जगह है जो एक न्यूरॉन से आने वाले इंपल्सेस को, सिग्नल को मदद करता है दूसरे न्यूरॉन में जाने में, ताकि सिग्नल आगे की तरफ बढ़ सके, ताकि सिग्नल आगे की तरफ बढ़ सके। तो आप समझ गए होंगे यहां पे दो प्रकार का क्या होगा, यहां पे दो प्रकार की स्थिति क्रिएट होगी। एक तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद अगर न्यूरॉन और न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन अगर न्यूरॉन है तो इसको बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्स। तो साइनेप्टिक नॉब के बाद अब देखिए, साइनेप्टिक नॉब के बाद या तो मसल्स के पास जा सकती है, MUSCLE, मसल्स के पास, या किसके पास जा सकती है, या खुद न्यूरॉन के पास। तो मसल्स के पास जाएंगी तो इनको बोलेंगे NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और न्यूरॉन अगर न्यूरॉन के पास आ रहा है तो इसको बोलते हैं सिनेप्स, सिनेप्स। समझ में आया? देखिए, डेंड्राइट ने रिसीव किया, रिसीव कर सेल बॉडी के पास, रिसीव कर सेल बॉडी, सेल बॉडी इसको आगे एक्सॉन में भेज देगी। कहां भेज देगी? एक्सॉन में। एक्सॉन इसको एक्सॉन टर्मिनल में भेजेगा, एक्सॉन टर्मिनल से साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब क्या है? ये एक्सॉन टर्मिनल की फूली हुई पार्ट है, ये एक्सॉन टर्मिनल की फूली हुई पार्ट है। द सोलिड पार्ट ऑफ एक्सॉन टर्मिनल इज कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। इसमें फील्ड न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब क्या? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल भेजने के काम में आते हैं, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल भेजने के काम में आते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रांसमिट मतलब जाना, ट्रांसमिट मतलब जाना, और न्यूरो यानी कि न्यूरॉन, न्यूरो यानी कि न्यूरॉन, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में ये सिग्नल को भेजने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां भरे हुए होते हैं? ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर भरे हुए होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स है, प्रोपोगेशन ऑफ नर्व इंपल्स ये कैसे कैसे हो रहा है। डेंड्राइट्स क्या है? ये सेल बॉडी से निकली हुई कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये जब रिसीव करती है, ये क्या रिसीव करती है? स्टिमुलाई, स्टिम्युलाई, या सिग्नल लिख लीजिए, सिग्नल। ये सिग्नल को रिसीव करती हैं और सिग्नल को भेजती हैं सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, साइटोन के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल के बाद साइनेप्टिक नॉब। इसमें क्या क्या भरा हुआ होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये साइनेप्टिक नॉब आगे चलकर या तो मसल से जुड़ सकती है या खुद न्यूरॉन से जुड़ सकती है। अगर ये मसल से जुड़ रही है तो उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर ये न्यूरॉन के साथ आगे कनेक्टेड है, कनेक्टेड यानी कि उनके बीच में क्या हो रहा है? इंपल्स जा रही है, यानी कि सिग्नल जा रहा है, उसको बोलते हैं सिनेप्स। उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और सिनेप्स को देख लेते हैं, देख लें। मिटा दूं, मिटा दूं। ये समझ में आ गया ना? प्रोपेगेशन ऑफ नर्व इंपल्स समझ में आ गया। प्रोपेगेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रोपेगेट करना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, NMJ, NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ये है अपना एक्सॉन टर्मिनल और ये है अपना साइनेप्टिक नॉब। क्या है? साइनेप्टिक नॉब। ये है एक्सॉन टर्मिनल और ये है साइनेप्टिक नॉब, और ये कुछ खाली जगह है। उसके बाद यहाँ पे मसल है, यहाँ पे क्या है? मसल है। और यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जो रिलीज हुए हैं, जो ऐसे रिलीज हो गए हैं, जो ऐसे रिलीज हो गए हैं, ठीक है। इन्हीं केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इन्हीं केमिकल को क्या बोलते हैं? ये एक मसल है, मसल सेल या मसल सेल। ये है एक्सॉन टर्मिनल,
क्या है ये? एक्सॉन टर्मिनल। वही फूला हुआ पार्ट, इसको मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। ये है साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अच्छा ये क्या है? ये न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। एक एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। डोपामिन भी है, डोपामिन, ठीक है, छोड़िए इसको। देखिए यहां से सिग्नल जा रहा है, यहां से सिग्नल जा रहा है। सिग्नल जाने के बाद, सिग्नल जाने के बाद इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होता है, ये आगे चलकर इधर रिलीज होता है, आगे चलकर इधर रिलीज हो जाता है। और रिलीज होने के बाद इसमें होती हैं कुछ रिसेप्टर। हमने रिसेप्टर पढ़ लिया है, अभी अभी इसी लेक्चर में पढ़ा है। ये रिसेप्टर जाके इससे जुड़ जाती हैं। मान लीजिए ये न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, तो इससे जाके जुड़ जाएंगी, इससे जाके क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। और जुड़ने के बाद इस सेल में जैसा भी परिवर्तन करना होगा वो करेंगी, इस सेल में जैसा भी परिवर्तन करना होगा ये करेंगी। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या करता है? इट इज द जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है? यहां पे एनएमजे के बारे में मैं लिख दे रहा हूं। एनएमजे, इट इज अ जंक्शन प्रेजेंट between neuron and muscle cell for मसल सेल। यानी कि क्या है? ये एक जंक्शन है जो किसके किसके बीच में प्रेजेंट है? न्यूरॉन एंड मसल सेल फोर मत लिखिए, हो गया, रहने दीजिए। इट इज द जंक्शन बिटवीन। अच्छा इसमें क्या क्या होता है? ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल आ रहा है। ये क्या आ रहा है? सिग्नल। और ये सिग्नल आ रहा है जिसके कारण ये जो सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, तो ये जो इसमें भरी हुई क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर भरी हुई है। ये आगे चलकर इस जगह में, इस खाली जगह में रिलीज हो जाएंगी, इस खाली जगह में रिलीज हो जाएंगी, जिसके कारण, रिलीज होने के कारण ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये डोपामिन चाहे एसिटाइलकोलिन, ये रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा। रिसेप्टर कहां होती हैं? ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं। और रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड करेगा, इस सेल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। तो आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे सिनेप्स के बारे में। सिनेप्स क्या होता है? सिनेप्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सिनेप्स इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन ऑफ टू न्यूरॉन्स फॉर ट्रांसमिटिंग द इंपल्स। यानी कि इंपल्स को ट्रांसमिट करने के लिए ये दो न्यूरॉन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। सिनेप्स क्या होता है? इट इज द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स फॉर व्हाट? किसके लिए प्रेजेंट होता है? ये ट्रांसमिट करने के लिए। किसको ट्रांसमिट करना है? ये सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है, करने में मदद करता है। तो एनएमजे आपने देख लिया। अब हम देखेंगे साइनेप्स। साइनेप्स एकदम डेफिनेशन ही लिख देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछ देता है। इट इज द स्ट्रक्चर which is present in between of two neurons for transmitting the signals। यानी कि सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करता है। सिग्नल को क्या करने में मदद करता है? तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्या कीजिए? नोट डाउन। मैं थोड़ा इंक डाल लूं, इंक बार बार इसको नोट डाउन कीजिए। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, एक सेकेंड। अभी मैं समझा दे रहा हूं इसको कि ये सिनेप्स क्या होता है, आखिर सिनेप्स होता क्या है। मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक बार भी इस लेक्चर को आराम से ढंग से देख लें तो कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कोई संशय आपके मन में हो ही नहीं सकता है।
अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप बुक खुद से पढ़ लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये है न्यूरॉन, ये क्या है? न्यूरॉन। क्या है ये? न्यूरॉन। और न्यूरॉन का ये कौन सा पार्ट है? ये टर्मिनल वाला पार्ट है। और यहां पे है एक दूसरा न्यूरॉन। ये क्या है? ये एक दूसरा न्यूरॉन है, एक दूसरा न्यूरॉन है। ये एक्सॉन है, इसका एक्सॉन है यहाँ पे। तो ये देखिए फर्स्ट न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन। और ये है क्या है? सेकेंड न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी इंपल्स इधर से आएंगी, सिग्नल, इसमें भी सिग्नल इधर से आएंगी और सिग्नल इधर जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर इस खाली जगह में, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये सेकेंड न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन। तो ये सिग्नल आ रहा है और इधर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। क्या है ये? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सिग्नल ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? ये रिसेप्टर सेल है, और रिसेप्टर जाने के बाद इसमें क्या होगा? इसमें सिग्नल चला जाएगा। सिग्नल किसमें चला जाएगा? अच्छा जी, ये जो मैं बोल रहा हूं न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल कैसे ले जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 सोडियम है। देखिए यहाँ पे सोडियम, सोडियम, सोडियम। ठीक है, 1 3 5। ठीक है, तो ये जो 5 सोडियम है, मान लीजिए इसमें से 2 सोडियम यहाँ पे भी 5 सोडियम है, यहाँ पे भी 5 सोडियम है, एक जनरल यहाँ पे भी 5 सोडियम है, 5 Na। मान लीजिए अगर ये 2 Na इधर चले जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 Na प्लस। यहाँ पे 3 सोडियम और यहाँ पे 7 सोडियम। 3 सोडियम और 7 सोडियम के बीच में ये आयन है, आयन प्लस के रूप में, आयन चार्ज है ये। तो इससे क्या होगा? एक वोल्टेज का डिफरेंस, ये चार्ज का डिफरेंस क्रिएट होगा, और चार्ज के डिफरेंस के कारण हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर सोडियम इधर से इधर, इधर से इधर कुछ भी कर रहा है तो एक वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक वोल्टेज का क्या होगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ एक क्या होगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स मूव करेगा। एक बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा तेज वाली घटना है, तेज होने वाली घटना है, क्योंकि ये हम जितना धीमे धीमे पढ़ रहे हैं उस हिसाब से करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स देने में करोड़ों साल लग जाएगा। इतना न्यूरॉन्स हमारे भीतर है। न्यूरॉन्स तो बहुत सारे हैं, अब एक न्यूरॉन इतना देर लगाएगा तो कैसे होगा? तो ये बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन होते हैं, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में होने वाली एक्शन है, और इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। और इसी के कारण वोल्टेज के डिफरेंस के कारण हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ, लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? सिग्नल जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से ये न्यूरोट्रांसमीटर जा रहा है, इसमें कुछ चेंज करेंगे और सिग्नल कहां चला जाएगा? सिग्नल फिर से आगे की तरफ। और मान लीजिए यहाँ पे मसल है, मान लीजिए ये लास्ट वाला न्यूरॉन है, मान लीजिए हो सकता है कि ये लास्ट वाला न्यूरॉन हो, आ रहा है सिग्नल उधर से आते जा रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे क्या हो? यहाँ पे एक क्या हो? यहाँ पे एक एनएमजे हो सकता है, एनएमजे। अभी अभी हमने पढ़ा है, ये मसल सेल है। ये क्या है? मसल। तो होगा ये कि ये जो भी सिग्नल लेके आ रहा है, ये जो भी सिग्नल लेके आ रहा है, ये सिग्नल किसको मिलेगा? मसल को। ये सिग्नल किसको मिलेगा? मसल को। और मान लीजिए आपने शेर देखा, शेर आंखों के द्वारा देखा, आंख की कोशिकाओं ने ग्रहण किया और दिमाग ने सोचा कि शेर है, अगर हम नहीं भागेंगे तो मार के खा जाएगा। आ रहा है सिग्नल, आ रहा है सिग्नल, आ रहा है, आप डरे हुए हैं, एकदम डरे हुए हैं, आपका पसीना, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, एकदम सिग्नल आ रहा है। सिग्नल किसके पास गया? मसल्स के पास। मसल ने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यानी कि फैलना सिकुड़ना शुरू किया और आप भागने लगे। आप क्या करने लगे? भागने लगे। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है? प्रोपोगेशन होता है, किसका? नर्व इंपल्सेस का प्रोपगेशन होता है। हमने सिनेप्स को भी कवर कर लिया। वॉलेंट्री एक्शंस एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, देखिए मैं समझा दे रहा हूं वॉलेंट्री एक्शंस क्या होती है और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होती है।
कुछ ऐसी एक्शंस होती हैं जो हमारे विल पावर के अंडर में होती हैं, हम उसको चाहे तो करें, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। जैसे मेरा हिलना, मेरा डुलना, बोलना, चलना, सुनना नहीं, सुनना तो हम ऐसे थोड़ी सोच सकते हैं कि हम चाहेंगे तो नहीं सुनेंगे, कोई बोलेगा हम सुन ही लेंगे। हाँ, कान में उंगली डाल सकते हैं, ये वॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन सुनना वॉलेंट्री एक्शन नहीं है, ठीक है। तो वैसे एक्शन विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, हमारे विल के कंट्रोल के अंदर में है, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, उसको क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, क्या बोलते हैं उसको, अनैच्छिक क्रियाएं। हम उसको चाह के नहीं रोक सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आज आपके पेट में जो 1 लीटर HCl सिक्रीट होने वाला है, उसको मत सिक्रीट होने दीजिए। हमने HCl कहां पढ़ा है, हमने HCl पढ़ा था जब हम डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ रहे थे, स्टमक के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने बताया था कि रोज रोज पेट में HCl सिक्रीट होता है। HCl भोजन के पाचन में भी मदद करता है, और बैक्टीरिया जब आता है तो HCl, उसी HCl के कारण बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को मार देता है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप अपने पेट में सिक्रीट होने वाले HCl को कंट्रोल कीजिए, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूं कि आप ब्लड प्रेशर को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, मान लीजिए आपका कोई ब्लड प्रेशर है, तो आप ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली अपने विल पावर के द्वारा बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं। इन मेडिकल साइंसेज में आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योगी रहे हैं जो अपने हार्ट रेट तक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक अलग घटना है, उसमें इधर नहीं लाएंगे, नहीं तो होगा ये आप कुछ भी समझ जाएंगे, ठीक है। मैं बता रहा हूं, तो हम उसको अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। उसके बाद आती है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस जनरली हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होती है, क्योंकि हमारा बॉडी प्रोटेक्टेड रहे। रिफ्लेक्स एक्शन में हमारा स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली वो नहीं होता है, बाद में उसका काम होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसी सडन रिएक्शन है किसी भी एक्सटर्नल चेंज के द्वारा, कि अगर कोई भी एक्सटर्नल चेंज है, एक्सटर्नल यानी कि बाहर कोई भी ऐसी घटना हो रही है जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे बॉडी के लिए, तो हमारे बॉडी अपने बचाव के लिए कुछ ऐसी एक्शंस अचानक से कर देता है, हमारे बिना सोचे समझे कर देता है। उन्हीं एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो हम रिफ्लेक्स एक्शन को कल पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि कल, यानी कि अगले लेक्चर में, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम पूरा डिटेल में उसका डायग्राम बना के देखेंगे, न्यूरॉन्स को देखेंगे, बहुत सारी चीजों को देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हो सकता है कि ये सारी चीजें हो, और उसके बाद ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन वाले पार्ट को खत्म करेंगे, तब हम चलेंगे केमिकल कंट्रोल पे। केमिकल कंट्रोल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और जितनी भी ग्लैंड्स है, थायराइड, पेनक्रियाज, इन सभी ग्लैंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर लगभग एंड की ओर आएगा। उसके बाद प्लांट वाला भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय, ठीक है ना।